नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ है 12 विधानसभा से सपा के उम्मीदवार अजय भारतीय जी, जो कि पूर्व सांसद स्वर्गीय अमृतलाल भारतीय जी के सुपुत्र भी हैं और मुन्ना भैया के नाम से जाने भी जाते हैं। आज हम इनसे राजनीति पे चलते चलते चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम बड़े खुले माहौल में खड़े हैं आज। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, 12 विधानसभा में सपा पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार कैसा प्रदर्शन कर रही है? क्या उम्मीद है इस बार 2022 के इलेक्शन में सपा की 12 विधानसभा में? 12 विधानसभा में 2022 की अगर आप बात कर रही हो, 2017 से अगर इसकी तुलना कर रही हैं जी, तो कहीं ना कहीं 2017 में ऐसा माहौल था और लोगों में भ्रम की स्थिति थी, जिस वजह से लोगों ने जो है बदलाव किया। इस बार सिर्फ 12 में ही नहीं, अपनी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत जबरदस्त बदलाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है सर कि 2022 में यहाँ पे सरकार बन पाएगी सपा की? निश्चित सरकार बनेगी और 350 से ऊपर हम लोग को सीटें मिलेंगी। सर, जिस तरीके से भगदड़ी मची हुई है, सपा इसका फायदा उठाते नहीं दिख रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? सपा को फायदा उठाने की आवश्यकता नहीं है, सपा खुद बहुत मजबूत है और जो भगदड़ मच रही है वो मौका परस्त लोगों की है। मौका परस्त लोगों की समाजवादी पार्टी में आवश्यकता नहीं, समाज में आवश्यकता नहीं है। ये बताइए मुन्ना जी कि 12 विधानसभा बहुगुणा जी का क्षेत्र है, तो आपने क्या देखा? आप डोर टू डोर मिल रहे हैं लोगों से, तो आपने क्या देखा? क्या यहाँ के लोग बहुगुणा जी को याद कर रहे हैं? निश्चित ही यहाँ पे जितनी नहरों की व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय बहुगुणा जी का रहा है, स्वर्गीय बहुगुणा जी का। और आज की स्थिति में कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्थाएं जो हैं अच्छी हैं। जहाँ पे कमियां हैं वो हमारा जो पठारी उपरहार का क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। टेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि वहाँ पे पेयजल की स्थितियाँ भी जो है बहुत अच्छी नहीं हैं। तो ये सब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं भी जिसमें अभी सुधार की आवश्यकता है। तो आप क्या वजह मानते हैं कि बहुगुणा जी के बाद 12 का विकास हो नहीं पाया? बहुगुणा जी के बाद जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 से जी, उसमें हम लोगों के यहाँ पे कई काम हुए। समाजवादी पार्टी ने जो है निरंतर विकास के लिए काम भी किया, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास की पूरी गति इसलिए रुक गई क्योंकि जो आम आदमी है, जो किसान है, ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ जो किसान है वो ही परेशान है। जैसा कि आपने बोला, किसान परेशान है। मैं आपको अपनी पूरी बात रखना चाहूँगा। जी। अगर किसान परेशान है तो ये मान के चलिए कि पूरी अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत व्यापक असर पड़ता है। किसान के पास अगर पैसा नहीं रहता है तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बहुत मंद हो जाती है। तो जिस वजह से आज पूरी जो स्थिति है पूरे प्रदेश की, जो दुर्गति है, वो कहीं ना कहीं उसके मूल में किसान जो परेशान है वही है। अच्छा, तो मुन्ना जी ये बताइए कि 12 विधानसभा जो है वो प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। आपकी सरकार भी पहले रही है, फिर भी विकास नहीं हो पाया है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी में मैं बताना चाहूँगा कि 2017 में 12 की सरकार में हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा की अगर बात करते हैं तो दो नदियाँ हैं। जमुना जी का किनारा है और टोंस नदी का किनारा है, जिसमें से बालू खनन का काम हमेशा होता रहा है, जिससे लोग जो है अपनी आजीविका पाते थे। और यहाँ पे खनिज भी प्रचुर मात्रा में लोगों के खेतों में जो है मौजूद है। हम लोगों ने 2012 की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के पास में यहाँ से प्रस्ताव भिजवाया था, जिसमें ये था कि जिन किसानों के खेतों में खनिज है उनको प्राथमिकता के आधार पे उसका पट्टा वितरित किया जाए। किसानों का जो पट्टा है उनके खेतों में वो तो दिया ही जाए, इसके अलावा जो मजदूर हैं उनका समूह बना के मजदूर समूहों को भी पट्टा वितरित किया जाए, जिसकी वजह से आखिरी में सरकार में एक जो है इसके पट्टे के लिए एक उन्होंने नीतियां बनाई कि छोटे छोटे पट्टे जो है किसानों को और समूहों को दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ही सरकार चली गई और जब परिवर्तन हुआ और 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन्हीं के काम बंद हो गए। तो जो नए काम होने थे वो तो हुए ही नहीं उस समय। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को मुन्ना जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। मुन्ना जी ये बताइए, अभी आपने बात की किसानों की, मजदूरों की, खनिज पदार्थ की, क्या वजह मानते हैं आप कि यहाँ पे मजदूर
वो आंदोलन करते नजर आते हैं, अवैध खनन की बातें नजर आती हैं। क्या आपने कभी इसके लिए आवाज उठाई, या आप जब सत्ता में आएंगे तो इसके लिए क्या करने वाले हैं आप? सबसे पहले तो हम वजह जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है। मैं वजह पे ही आऊँगा। जब भी किसी का हक मारा जाता है तो जो कमज़ोर होता है वो एक बार जरूर पीछे हटता है, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग भूखों मरने लगते हैं तो वो सड़कों पे आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाते हैं, आते हैं। और यहाँ की जो परिस्थितियाँ रही हैं वो हमेशा इसी तरह की रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पट्टे खनन के दिए गए वो बड़े बड़े पट्टे बड़े बड़े लोगों को दिए गए। यहाँ का जो मजदूर वर्ग था जो किसी भी तरह से अपनी रोजी रोटी चलाता था वो उससे भी वंचित हो गया। अच्छा। इस वजह से आंदोलनों की बात जो आपने की वो कहीं ना कहीं उसकी जो मूल वजह है वो उनके साथ जो हुआ अन्याय अत्याचार है उसकी मूल में वही है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप यहाँ पे सपा की दावेदारी कर रहे हैं 12 से, तो आप 12 में इस समय जो प्रायोरिटी पे होता है कि सबसे ज़्यादा आप किस बात की समस्या देख रहे हैं? हमारे यहाँ जो समस्या है यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल की है। हमारे जो शंकरगढ़ ब्लॉक है उस ब्लॉक में पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या है। पेयजल की समस्या किसानों के लिए यहाँ पे जितने भी क्रय केंद्र चल रहे हैं वो वर्तमान सरकार में किसी भी तरह से किसानों के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। जो छुट्टा पशु हैं उनसे उनको निजात दिलाने की आवश्यकता है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि पिछली सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, छोटे छोटे समूहों के लिए पट्टे वितरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब किया था, श्री अखिलेश यादव जी ने। तो उसी तरह की चीज़ें फिर से जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वैसी ही वो नीतियाँ फिर से लागू होंगी और लोगों को काम रोजगार मिलेगा। किसानों को जब उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी और उचित मूल्य मिलेगा तो निश्चित ही उनके अंदर भी खुशहाली आएगी और पूरा क्षेत्र विकास की ओर भागेगा। पिछले 2 बार के विधायक रहे डॉक्टर अजय कुमार जी कहते हैं कि उन्होंने 12 में बहुत विकास के कार्य किए हैं। इस बात से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत अगर कोई बात करनी हो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता स्वयं आपको हर जगह पे उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव? हमारे स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ी चीज है पेयजल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था। जो सरकारी योजनाएं हैं उनको हम जितना भी अच्छे से लोगों के पास पहुंचा सकें, सुलभ कर सकें, इस पे हमारा जो है पूरा ध्यान होगा। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के वजह से अपनी सत्ता से हाथ धो बैठी थी, बीजेपी इसी वजह से आई थी। 2022 में क्या लगता है, तुष्टीकरण चलने वाली है? तुष्टीकरण भाजपा करती है। सब भाजपा पे तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के आरोप तो लगते हैं, समाजवादी पार्टी का बताइए। भाजपा ने हमेशा जो है जात धर्म की राजनीति की है, बांटने की राजनीति की है। समाजवादी पार्टी हमेशा पूरे समाज को साथ में लेके चलने में विश्वास रखती है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि समाज का हर वर्ग जो है आज समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा है। ना धर्म से मतलब है, ना किसी वर्ग विशेष से मतलब है, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़े हैं और निश्चित ही हम लोग जो है बहुत ही बड़े भारी संख्या के साथ जो है समाजवादी पार्टी मतलब तुष्टीकरण नहीं होने वाला 2022 में। बिल्कुल। तो ये बताइए, यमुना पार के नेता रेवती रमण सिंह जी का आशीर्वाद सब पे बना रहता है जी। आपके साथ कितने हैं वो? मेरे ख्याल से मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, जितना सबके साथ होता उतना मेरे साथ भी है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। जी। वो कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा और नीतियों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो निश्चित ही हम अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें भी मिलता है। आप 12 से कई बार पीछे भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन असफलता हाथ लगी है। इस बार का समीकरण क्या कहता है? असफलता की जो मुख्य वजह है, समीकरण तो बहुत बड़ी वजह होती है जी, पर असफलता की कुछ और भी वजह हैं। जैसे 2017 में जब हमने चुनाव लड़ा था तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जो गठबंधन की जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन था और गठबंधन की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति आ गई थी। अंतिम प्रचार के दिन हमारा जो है टिकट के हम लड़ रहे हैं इस तरह की घोषणा जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय की थी। उसके बाद भी सब लोगों ने हमारा सहयोग किया और जो 2012 में जितना वोट पाके समाजवादी पार्टी जीती थी उतना हमको 2017 में 24 घंटे के अंदर उतना वोट मिला था। तो जीत हार तो एक अपनी वजह हो सकती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि समर्थन कम नहीं था। अपराध पर बीजेपी कहती है कि उसने शिकंजा कस रखा है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? आप मानते हैं कि अपराध कम हुआ है प्रदेश में? अपराध तो बिल्कुल भी हम नहीं कहते कम हुआ, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हैं जो नज़ीर हैं। घटनाओं का और इन सब चीज़ों का जिक्र इसलिए नहीं करूँगा कि आप सब जानते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध रोकने के लिए जो शायद विश्व स्तर पे जिस तरह की योजनाएं बनी और डायल 100 महिला सशक्तिकरण के लिए और अन्य तमाम तरह की जो योजनाएं बनी, वो
कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि अपराध को बढ़ावा देना या अपराध के पक्ष में या किसी भी जुर्म के पक्ष की वो जो है पहल रही हो। वो पूर्णतः समाज को अपराध मुक्त करने के लिए, समाज में भय का माहौल ना रहे, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके साथ कहीं कुछ ऐसी घटना हो रही है, वो डायल 100 के माध्यम से तुरंत उसको न्याय मिल सकता, उसके साथ जो है न्याय नहीं हो सकता। ऐसी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार में ही बन सकती थी। अपराधी की वाइफ को टिकट देना, अपराधी जेल में हो और उसकी वाइफ को टिकट देना और ये कहना कि बीवी के ऊपर कोई धारा नहीं है, केसेस पति के ऊपर हैं, ये कितना सही आपको लगता है? आप एक बात, आपने ये चीज़ पूछी है कि व्यक्तिगत सवाल है ये किसी के लिए भी, तो मैं भी ये बात बोलना चाहूँगा कि सिर्फ इस वजह से कि वो किसी के परिवार से बिलोंग करता है तो ये कह दे कि नहीं उसकी मानसिकता भी वही होगी या न्याय होगा। बहुत ऐसे भी घर आपने देखे होंगे कि जहाँ से बहुत बड़े बड़े संत निकले, या ऐसे भी लोग होंगे जिनकी विचारधारा इस तरह की रही जो समाज के लिए कुर्बान हो गए। उनकी पीछे की अगर आप बात करते हैं तो एक ही परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो बड़े अधिकारी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो गुंडे बदमाश हैं। तो किसी के परिवार को लेके नहीं, इनडायरेक्टली पावर थमा देना नहीं, इनडायरेक्टली पावर थमाने की बात नहीं है ये। अगर कोई सक्षम व्यक्ति ऐसा है जो समाज के लिए कुछ करने की स्थिति में हो। जब कुलदीप सिंह सेंगर की वाइफ को टिकट दिया, धनंजय सिंह जी क्रिकेट खेलते हैं, ये तो कोई बात नहीं। सर, मैं बात क्रिकेट की नहीं, मैं हम ये बता रहे हैं कि वो जो है, नहीं, हम क्रिकेट पे नहीं जा रहे, हम धनंजय सिंह जी के पे जा रहे हैं। अगर वो जो है अगर अपराधी नहीं है, या वो माफिया नहीं है, या वो वांटेड नहीं है, तो वो कैसे खुले घूम सकते हैं? उनके ऊपर प्रश्न क्यों नहीं होता है? जो भाजपा के इतने लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, उनके ऊपर ये प्रश्न क्यों नहीं? वही तो मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि ये क्या इनडायरेक्टली पावर थमाना है? ये इनडायरेक्टली पावर थमाने की बात नहीं है, ये विचारधारा की बात है। आपकी विचारधारा हो सकती है समाज के प्रति, आप भी समाज के लिए कुछ अच्छा सोच सकती हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजह से क्या आपके पर साथ अन्याय हो सा, ये उचित होगा? नहीं, अगर आप कुछ करना चाहें। अगर ये बताइए कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइफ को टिकट देना, पति जेल में है संगीन अपराध के लिए, तो क्या ये पति को इनडायरेक्टली पावर देने जैसा नहीं है? संविधान क्या इसको रोकता है? सर, संविधान पे मत जाइए, आप रियलिटी पे आइए। मैं रियलिटी और संविधान दोनों पे रहना चाहता हूँ। संविधान पे कैसे ना जाऊँ? संविधान तो हमारा जो, क्योंकि संविधान तो बहुत कुछ कहता है। संविधान तो ये भी कहता है कि बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। नहीं, बैकग्राउंड क्रिमिनल पे आपको जो है कहीं रोका नहीं जा सकता है। हाँ, बैकग्राउंड क्रिमिनल पे आपको नहीं रोका जाता, हाँ, जबकि आप खुद कुछ किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो और वो भी साबित ना हो। अच्छा, तो ऐसी स्थिति नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरह की हम लोग अगर बात करते हैं तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही कि कोई भी दल इससे छूता है। अच्छा, जो व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो किसी परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए उसको रोक दिया जाए, ये भी अन्याय है। चलिए ठीक है, ये बताइए कि आचार संहिता लग चुकी है, प्रचार प्रसार बहुत लिमिटेड तरीके से किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जनता तक पहुंचना इजी भी है थोड़ा और थोड़ा डिफिकल्ट भी है? इस पे आप क्या कहेंगे कि इजी आप लेके चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हम चुनाव के लिए प्रचार ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव के लिए प्रचार हम लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ये लगभग सबके साथ एक ही सा जो है माहौल है, या जो भी बंदिशें वो सबके लिए लागू हैं। हाँ, लेकिन ये बंदिशें आई क्यों, इस पे मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। ये बंदिशें इसलिए आई कि रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे लाखों लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का इंतजार करते थे जब उनकी विजय रथ यात्रा निकल रही थी। उससे घबरा के कोरोना आ गया। अच्छा, उससे घबरा के कोरोना और ये सारी चीजें कोरोना आ गया। हाँ, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये पाबंदियां जो लग रही हैं, आपने देखा होगा हमारे देश के गृह मंत्री वो जब जाते हैं कहीं पे प्रचार करने तो उनके साथ कितने लोग रहते हैं, उस पर आपत्ति किसी को नहीं होती। कोई दूसरा नेता किसी दल का अगर जाता है तो उस पर तुरंत आपत्तियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है? आचार संहिता को आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आचार संहिता के लिए मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ उनको, पूरी चीज़ों को जो है मैं चाहूँगा कि हाँ, जो आयोग है जिस तरह की भी चीज़ें जो है वो इस समय इन परिस्थितियों में लागू करेंगे, मैं पूरा फॉलो करूँगा। अगर 12 की जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है तो आप पहला काम प्रायोरिटी लेवल का क्या करने वाले हैं? प्रायोरिटी लेवल पे शिक्षा, चिकित्सा और जो मूल चीज़ है हमारे किसान, मैं ये चाहूंगा कि किसी भी तरह से जो है। जी, आप किसानों के बारे में यहाँ के बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी हैं, उनका ना राशन कार्ड बना है, ना उनकी वोटर आईडी है कि नहीं है, वो भी हाँ, और ये सब चीजें उनके पास तमाम सुविधाएं हैं नहीं। क्या आपने इसके लिए कभी आवाज उठाई या कभी कुछ काम करने का सोचा? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा जी, जो आदिवासी वर्ग हैं, क्योंकि हमारा जो शंकरगढ़ ब्लॉक है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है,
और वहाँ पे खनन का ही कार्य होता है, क्योंकि वहाँ पे पत्थर, गिट्टी, सिलिका सैंड आदि तमाम तरह के खनिज वहाँ मिलते हैं। इसलिए बाहर से भी कुछ लोग वहाँ पे आके सिर्फ काम की वजह से रुकते हैं, तो इस वजह से उनका राशन कार्ड बन जाए तो ये भी उचित नहीं है उनके, कि वो कहीं और के हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका राशन कार्ड भी बना हुआ है, वो लोग यहाँ रह भी रहे हैं, यहाँ के वोटर्स भी हैं वो लोग। और जो आपने अभी कहा कि उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनका राशन कार्ड वो ऐसे लोग बना नहीं है, वो ऐसे लोग भी हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे उनके पास व्यवस्थाएं हैं रोजगार की। अच्छा। यहाँ पे खनन का कार्य होता था पहले, तो इस वजह से वो लोग वहाँ से आके यहाँ पे रह रहे थे, और यहाँ पे 10-10 हजार बाहरी जो है मजदूर आके रहते थे। तो उनका राशन कार्ड बन जाना मेरे ख्याल से तो अगर व्यवस्था में आता होगा तभी बन पाएगा, अगर वो वहाँ के निवासी होंगे। तो अगर बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत कोई राशन कार्ड मतलब आपके कहने का मतलब है जो यहाँ के स्थायी हैं उनके पास है, उनके पास है। और उनके लिए उनके रोजगार के लिए ही मैंने आपको बताया कि 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस तरह की नीति बनाई गई थी कि छोटे जो किसान हैं उनके खेतों में जिनके खनिज है उनको जो प्राथमिकता के आधार पे खनिज के पट्टे दिए जाएं। किसान समूह, मजदूर समूहों को पट्टा दिया जाए। वो वही मजदूर है जिनकी बात अभी आप कह रही हैं कि उनके लिए क्या करना है। तो हमारी सरकार ने उस समय भी मजदूरों के हित के लिए काम किया। अब ये अलग बात है कि 5 साल में उस पूरे काम को रोक दिया गया, चाहे वो डायल 100 से उसका नाम बदल दिया गया हो, चाहे वो जो आपकी एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हो, जितनी भी योजनाएं श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी, उन सब का या तो नाम बदल दिया गया है या तो उनको जो है बिल्कुल से हटा दिया गया, किनारे कर दिया गया। नाम बदलना कितना बड़ा पॉइंट हो सकता है, मतलब कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि चीजें तो चल ही रही है ना, नाम बदलना एम्बुलेंस भी चल रही है और लोगों को जैसे कि किसानों को पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो नाम बदल यहाँ पे हम हैं, एम्बुलेंस बुला लीजिए आप फोन करके। अच्छा। आप सुविधाएं आपको जो भी उस समय की सरकार की ने दी थी, वो वर्तमान सरकार कितना उस पर प्रभावी आप देख लीजिए। मैं नाम बदलने की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम और काम दोनों बदलने की बात कर रहा हूँ। जो काम जनता के हित के लिए था उसको रोक दिया गया, नाम सिर्फ इसलिए बदल दिया गया कि ताकि जनता भ्रमित हो जाए कि हमने काम किया। तो आपने काम तो किया नहीं, जो काम था, जो चल रहा था, जनता के हित में चल रहा था, उसको भी आपने रोक दिया। तो आप ये समझते हैं कि आपकी सरकार से शुरू किया गया काम बीजेपी आज अपने नाम पे करती है? ये पूरा प्रदेश समझता है। अच्छा। समझने लगा, इसलिए बदलाव भी कर रहा है। ये बताइए, 12 में समाजवादी पार्टी के लिए आप बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? बीजेपी को, बसपा को, कांग्रेस को, किसे? अरे कोई नहीं। मेरे ख्याल से जो परिस्थितियां हैं इस समय यहाँ पे, किसी भी दल ने ऐसा काम नहीं किया है। भाजपा की सरकार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से जनता में उनको लेके इस तरह की परिस्थितियां हो। जातीय समीकरण, जातीय आधार कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई दल इस समय ऐसा नहीं है जो आके हम लोगों को कहीं से भी जो है टक्कर दे सके। निश्चित ही पूरी जनता इस बार हम लोग के साथ में है, और उनके आशीर्वाद और सहयोग से इस बार हम लोग यहाँ से भी विजयी होंगे और प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका। बसपा ने डॉक्टर शिव प्रकाश को उतारा है और कांग्रेस ने मंजू संत को। इन्हें आप अपना कितना बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं, और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते हैं? इनको जानता कौन है? सर, जानने की बात, अब आप जानते हैं, आपने नाम लिया, आप जानते हैं कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जानते हैं, हम तो ऐसे ही आपसे भी मिलेंगे। जानती आप भी हैं, कैसे जाना आपने? क्योंकि आप यहाँ आई तो आपको मालूम चला कि ये हैं जी। बात ये हो रही है, चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। यहाँ जनता जो है जिसको शिरोधार्य करेगी वही जीतेगा। जब जिसको कोई जान ही नहीं रहा है तो कैसे कॉम्पिटिटर है? अच्छा, मतलब इनका तो कोई नाम निशान ही नहीं है, तो कंपटीशन की बात ही अलग हो जाती है। ये हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को निर्णय लेना है। जनता जिसको नहीं जान रही है तो कैसे वो कॉम्पिटिटर कहाँ हुआ? तो आप इनको कॉम्पिटिटर नहीं मानते हैं। अब आप 12 की जनता से वोट भी मांग लीजिए, क्योंकि घूम तो आप रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी वोट ले लीजिए। बिल्कुल, हम लोग आप अपना संदेश क्या देना चाहेंगे 12 की? हम अपना संदेश देना चाहेंगे, निश्चित ही देना चाहेंगे कि 12 की जनता बहुत अन्याय, बहुत अत्याचार और अभाव में चल रही है। अब इन सारी चीज़ों से निजात के लिए निश्चित ही समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, लाचार हो, रोजगार नहीं है लोगों के पास, किसान हैं वो भी परेशान है, इन सब का निजात कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार है। इसलिए निश्चित ही सब लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे, उनका सहयोग करेंगे। हम लोग भी यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपना जो ये समाजवादी पार्टी की सीट है निश्चित ही जीत के देंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि आज आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी घूमे आपके साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
तो जैसा अभी आपने देखा, हम 12 विधानसभा में हैं और यहाँ पे अजय भारतीय जी ने अपनी बात कही कि अगर 12 में विकास लाना है तो समाजवादी पार्टी को वोट करना पड़ेगा। हम आपको ऐसे ही नेता लोगों से मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।